हाँ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं अकबर शेख सोलापुर से हूँ। मैं सोनिका क्रांतिवीर भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान से हूँ। मैं शिवनारायण शर्मा, भ्रष्टाचार विरोध जागृति अभियान हमारा संगठन है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। पत्रकार हाँ भाइयों जी। और बहनों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हाँ, हो गए चलो। मैं इस्माइल बाटलीवाला उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र मुंबई में सेटल हूँ और बिजनेसमैन हूँ। साथ में छोटा मोटा एक एक्टिविस्ट भी हूँ और समाज का हितैषी हूँ, शुभचिंतक हूँ और इसलिए हम आज आपके सामने आए हैं। साथियों, देश के नागरिकों से देश बनता है। देश के नागरिकों से देश बनता है। एनआरसी नागरिकों की पहचान है। एनआरसी हम सब का मूलभूत अधिकार है। ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ सारे बंडल, ये एनआरसी के मसौदे हैं जो राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, सभी लोकसभा के सदस्य, सभी राज्यसभा के सदस्य, भारत सरकार के सभी मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल सहित राष्ट्रीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को ये भेजा जा रहा है। ये जो बंडल आपके सामने जो मौजूद है, देश भर में साथियों आपने देखा है कुछ समय पहले देश भर में शाहीन बाग मनाया जा रहा था। बच्चे बूढ़े सभी लोगों का दर्द सड़कों पर उतर आया था। उस समय हम महसूस कर रहे थे, ये सब देख रहे थे, तो एक दर्द जो है हमारे सीने में था। हम समझते थे कि जो लोग सड़कों पर बैठे हैं, ठंडी में ठिठुर रहे हैं, उनका दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमारे हाथ में कोई मसौदा नहीं था। हमने उस समय देखा समाज दो पार्ट में, दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा एनआरसी के विरोध में था और एक हिस्सा एनआरसी के सपोर्ट में था। और हम जैसे लोग इस असमंजस में थे कि हम क्या करें, हमें भी कुछ करना चाहिए, लेकिन हम उस सोच से ताल्लुक़ रखते हैं कि भाई ठीक है, ये हमारी सरकार है, ये हमारा देश है। अगर कुछ हमें समझ में आता है कि हमारे सरकारों से एक आधा कदम भी गलत पड़ते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है नागरिक होने के नाते कि हम उन्हें अपनी तरफ से सलाह दें। लेकिन उस समय हमारे पास मसौदा नहीं था, हम नहीं दे सके, तड़प रहे थे। दूसरी चीज़ें ये है कि एक खतरा पैदा किया गया, डराया गया। कैसे कैसे किन लोगों ने डराया, आप सब वाकिफ़ हैं कि एनपीआर के दरवाजे से एनआरसी लागू होगी। मैं समझता हूँ कि वो बहुत ख़तरनाक जो है दिन होगा जिस दिन एनपीआर के कंधे पर लाद कर एनआरसी इस देश में लागू किया जाएगा। बहुत भयानक दिन होगा। मैं आप सबके ज़रिए अवगत कराना चाहता हूँ देश को, वो दिन नहीं आना चाहिए। हम उसके खिलाफ हैं। आप सभी से भी गुजारिश है और तमाम देशवासियों से जो देश से प्रेम करते हैं, देश की अपनी जनता से प्रेम करते हैं, उन सब से गुजारिश है कि ये मसौदा ठीक से पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें और गौर से पढ़ें। ये मसौदा आपके लिए है, आपके भाइयों के लिए, आपके बहनों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवारों के लिए ये मसौदा तैयार किया गया है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने तबके आते हैं
हमने उसमें समेटने की कोशिश की है। यही गुजारिश आप लोगों को है जिनके हाथ में ये मसौदे जा रहे हैं, आप लोग पढ़िएगा। इसमें हमारे व्हाट्सएप नंबर भी लगे हुए हैं। आप पढ़ने के बाद आपके सुझाव मुझे मिल जाएं, इसलिए मांग रहा हूं सुझाव कि ये जो चित्र देख रहे हैं नीचे बैनर में, वो असल में किताब है। ये मसौदे में सरकार को सलाह दिया गया है, किताब में सरकार और जनता को सलाह दिया जाएगा। तो जनता को जो सलाह देने वाला पार्ट है वो किताब में आएगा। अगर आप लोग को सुझाव देते होंगे तो हम अगर उसे समझते होंगे, अगर हमने उसे नहीं लिया होगा तो आपके उस सुझाव को हम किताब में शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब जो आपके सामने आप मंजर देख रहे हैं, उसकी थोड़ी सी कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2015-16 में आसाम में एनआरसी को लेकर के काफ़ी माहौल गर्म था। मीडिया के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, टीवी चैनलों के ज़रिए वगैरह वगैरह कई साधनों से, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के ज़रिए हम सुना करते थे। तो हमने मुनासिब समझा कि क्यों ना हम आसाम जाकर फैक्ट फाइंडिंग करें। और फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए हम यहाँ से मुंबई से गए। यहाँ पर हमारे एक साथी दिलीप गायकवाड़ साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारे साथ सांगली के रहने वाले हैं। वो हमारे साथ गए थे फैक्ट फाइंडिंग के लिए, और काफ़ी जो कुछ हम लोगों पर गुजरा उनके सामने है। ये जो मैं बयान कर रहा हूँ वो उसके गवाह भी हैं, हमारे साथी रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। गुजारिश है आप लोगों से कि उनसे भी सवाल कर लीजिएगा। तो जब हम आसाम में घूम रहे थे, फैक्ट फाइंडिंग कर रहे थे, जो दुख, जो दर्द, जो वहाँ पहाड़ लोगों पर तोड़ा जा रहा था, डराया जा रहा था, और कागज़ के नाम पर, डॉक्यूमेंट के नाम पर, दस्तावेज के नाम पर जो परेशानियाँ हमने वहाँ पर देखी, वो मंजर हम भूल नहीं सकते। वो मंजर हम भूल नहीं सकते। कानून एक तरह था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, सरकार के ऑर्डर एक तरह थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर वहाँ धरे हुए हमने देखे हैं। कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, डॉक्यूमेंट के नाम पर दर दर लोग भटक रहे थे, कितनों मर गए, कितनों की ज़मीन जायदाद बेचनी पड़ी है। ये उस मसौदे में आएगा, जो किताब आएगी सारा डिटेल उसके अंदर आने वाला है। तो उसमें हम तस्वीर कसी कर रहे हैं, तस्वीरें भी आएंगी जो हमने वहाँ पर काम किया है। तो बहरहाल ये छोटी सी स्टोरी बताने की ज़रूरत ये गई। एक मिनट, सवाल का जवाब आ रहा है जी साहब। तो जभी से हमें लगा कि सरकार के पास मसौदा नहीं है, जब हमने गौर किया तो 1947 के बाद आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, मुझे एनआरसी का मसौदा किसी के पास नज़र नहीं आया। तो हमें लगा कि भाई सरकार को हमने मसौदा देना चाहिए। अंधाधुंधी में, अफरा तफरी में एनआरसी इस देश में लागू नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लोग एनआरसी से बाहर हो जाते हैं, उनकी परेशानियां हमने आसाम में देखी। तो हम मसौदा लिखने के लिए हमारे जितने कॉन्टेक्ट थे, जहाँ जहाँ हमको लगता था कि ये साहब लिख देंगे, उनसे हम गुजारिश करते रहे कि लिख दीजिए। हालांकि मसौदा लिखना बड़ी बात है। तो एक तलाश में हम अब तक लगे रहे। ये दिलीप गायकवाड़ साहब और अकबर साहब, शेख साहब जो बैठे हैं यहाँ पर, एक दूसरे से मुलाकात होती है, और दिलीप गायकवाड़ साहब जो है, उन्हें लगता है कि इस्माइल बाटलीवाला साहब जिस शख्सियत को, जिसको ढूंढ रहे हैं, वो गुण जो है अकबर शेख में मौजूद है। उन्होंने हमसे मुलाकात कराई। अकबर शेख आए, 2-4 मीटिंगें हुई। इन्हें जब समझ में आ गया कि इस देश के लिए पहली ज़रूरत एनआरसी की है, तो फिर इन्होंने कहा कि भाई ये हुनर मुझे है, जो आप चाहते हैं वो हम आपको लिख कर के दे दें। आज यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। उन्होंने लिख कर दिया, और ये
वर्षों का तजुर्बा एनआरसी के ताल्लुक से जो रहा है और महीनों की अकबर शेख की दिनों रात की मेहनत है, जो ये मसौदा और किताब की शक्ल में आपके सामने आ रही है। मेरी बात यहाँ पर पूरे कर मैं पहले इस स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा। इसके अंदर हमने क्या किया है, क्या लिया है, आपकी तरफ से भी आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। इसमें पहले तो हमने ये देखा है कि इस देश में दसों धर्म, सैकड़ों पंथ और हज़ारों जातियाँ रहती हैं और उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स है। किसी के प्रांत के प्रॉब्लम्स है, किसी के बिजनेस के प्रॉब्लम्स है, किसी के अलग अलग लैंग्वेज के भी प्रॉब्लम्स है। जैसे कि यूपी, बिहार, समझो अलग अलग देश के हिस्से से मुंबई में आकर बसे हुए लोग हैं, वो इस मिट्टी में मिले हुए हैं, मगर उनकी लैंग्वेज में बिल्कुल जो है गंद आती है, तो उनके भी प्रॉब्लम्स अलग है। यहाँ अलग अलग जातियों के प्रॉब्लम्स हमने देखे, तो जब ये सर के साथ बात हो रही थी तो ये पहले से था ही मेरे सामने। एज ए राइटर उस पर थोड़ा सा स्टडी भी था मेरा, और मैं भी एक मूवमेंट चलाता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी था। मगर जब इन्होंने बताया तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो हमने वो बनाया है। हमने इस देश में 30% माइग्रेंट वर्कर रहते हैं, तो उनके सवाल लिखे हैं इसमें कि उनके सवाल क्या है। अगर जिस सिचुएशन में आसाम में एनआरसी की गई या एनपीआर के पीठ पर लाई जाएगी, तो उनके सवाल वो यानी जो उनके प्रॉब्लम्स है वो और बढ़ जाएंगे। उनके सामने ये सवाल है, तो वो सवाल हमने रखे हैं वहाँ। उसके साथ साथ भटके विमुक्त, जिनको बंजारा कहा जाता है, ट्रांसजेंडर है, यतीम है, अलग अलग टाइप के जितने भी लोग हैं, मुस्लिम हैं, उसके साथ साथ ओबीसी है, उसके साथ साथ बहुत सारे दलितों का भी प्रॉब्लम है, आदिवासियों का भी प्रॉब्लम है। तो उनके प्रॉब्लम्स हमने लिखे हैं इसमें। हमने उसके साथ साथ उसमें ये सुझाव दिया है कि इन लोगों के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि उसमें कम ज़्यादा डिपेंड हो सकता है, मगर हमने हमारी तरीके से जितना हमसे बनता है उतना एक सुझाव देने की कोशिश की है। और एनपीआर इस साइड से भी ज़रूरी है कि एनआरसी इस साइड से ज़रूरी है कि देखिए, बाहर फॉरेन से यहाँ कर बसे हुए लोगों के पास एनआरसी कार्ड है, हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। वो एक देश की पहचान होती है, देश के नागरिकों की पहचान होती है, वो होनी चाहिए, मगर वो जनता को, अलग अलग प्रांत के लोगों को, अलग अलग टाइप के लोगों को विश्वास में लेके होनी चाहिए। उन लोगों के पास है, हमारे पास भी होनी चाहिए, ले लो और ये दो, ये ले हमारे पास भी होने चाहिए। उसके बारे में भी हमने लिखा है। आसाम में तो देखिए यानी आधे से ज़्यादा यानी 69% महिलाओं के प्रॉब्लम हुए थे, जो डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हुए थे, उसमें उनका प्रताड़न बहुत बुरी तरीके से हुआ। यानी उसमें देखिए, छोटी से जब बड़ी होती है लड़की, तो वहाँ तक एक नाम होता है और उसके बाद पूरा चेंज होता है उसका नाम। तो वो प्रॉब्लम्स वहाँ आसाम में हमने देखे। उसके साथ साथ ये ट्रांसजेंडर लोगों के भी प्रॉब्लम्स देखे हैं, यतीम लोगों के भी प्रॉब्लम्स देखें। ये सारे प्रॉब्लम्स देखने के बाद ये भी पता चला हमें कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ अधिकारियों की गलतियों की वजह से एक आदमी इस देश का नागरिक नहीं है। यहाँ तक बात आती है तो उस पर भी कहीं तो लगना चाहिए, कोई चीज़ों पर बात होनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए उन चीज़ों पे। उसके साथ साथ हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि अगर करना है तो ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल रहेगा, लोगों का क्या रोल रहेगा, जस्टिस सिस्टम का क्या रोल रहेगा। इसमें हमने 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स इसमें अलाउड करने के लिए कहा है। उसमें एक पहचान पत्र है जो कागजी दस्तावेज होता है, उसके साथ साथ वांशिक, उसके साथ साथ हमने पहचान पत्र को भी मानने को कहा है, यानी जो पहचान होती है दोस्त की या रिश्ते की। उसके साथ साथ डीएनए को भी हमने वैलिड डॉक्यूमेंट्स में मानने को कहा है। तो उसमें भी आपके कुछ सुझाव होंगे या हमें सवाल होंगे तो भी उसके जवाब हम हमारी तरह से देने की कोशिश करेंगे। एक सवाल है, जैसे कि उन्होंने बताया कि जब उन्होंने असम में विजिट किया, सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट एक तरफ जो भी ऑर्डर हुए थे और जो सरकार है उसका एक तरफ, तो ऐसे में हम जब ये मुद्दा चल रहा था उन दिनों की एक स्टेटमेंट है जहाँ पे ये बताया जाता है कि Prime Minister Narendra Modi on 22 December 2019 stated that there has been no discussion on NRC anywhere. We will only had to implement it in Assam to follow the Supreme Court order. तो ऐसे में आप बता रहे हैं कि ऑर्डर एक तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती मैं हिंदी में वार्तालाप जी।
एक स्टेटमेंट के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र ये बताया जा रहा है कि पीएम ने ये बताया कि ये जो ऑर्डर है असम में, हमें सुप्रीम कोर्ट के लिए, हमारा कोई डिस्कशन नहीं है एनआरसी पे, हमें सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में आकर के इस ऑर्डर को सिर्फ असम में इम्प्लीमेंट करना है। और आपने जो बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक तरफ, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो सही था, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन जो वहाँ अधिकारियों के जरिए जो जनता के साथ व्यवहार हो रहा था, मेरा इल्ज़ाम उन पर है। जी 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 नहीं, हम नागरिक हैं, बस नागरिक लिखा हुआ है उसमें आपके पत्रक में। देखिए, वैसे आप इस्माइल बाटलीवाला को सर्च करेंगे, पूरे देश में हमारा पर्सनल नेटवर्क है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हैं। एक सेकंड, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर भी नहीं हैं, हमारी कोई एनजीओ संस्था या तंजीम नहीं है, और हम किसी तंजीम या संस्था के मेंबर भी नहीं हैं। हमारा अपना जो है, हमारी जो टीम है पूरे देश में है, हमें कहीं भी जाना होगा तो हमारे लोग हैं, हमें वहाँ मिल जाते हैं। हमारा कोई बैनर नहीं है। जी हाँ जी 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 क्या वो किताब में आएगी ना, इसमें है, इसमें कुछ हिस्सा है। एक सेकंड, जवाब है इसमें। और जो बाकी आसाम के मामले, इसमें आसाम के मामलों को लेके यानी कुछ हमने टॉपिक भी छेड़ा नहीं। जी हाँ, ये तो आपको पढ़ना। आसाम को लेकर नहीं, ये पूरे देश के प्रॉब्लम्स को लेकर है। किताब है उसमें, वो आसाम के जो हमारे सामने मामले ये दिखा है, ये पिक्चर दिखा रही है, ये किताब आ रही है। आसाम के मामलों में हमने छेड़ा है। इसमें देश के अलग अलग तबकों को हमने छेड़ा है। यानी फॉर एग्जांपल, जहाँ अकाल पड़ता है, बाढ़ आती है, तो वहाँ से लोग मुंबई आकर बसे, या जहाँ इरिगेटेड एरिया है वहाँ जाके बसते हैं, तो उनके प्रॉब्लम्स है ना वहाँ के। उन्होंने बरसों अपना घर छोड़ा है, यहाँ भी उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं। वो लोगों के लिए हमने इसमें कहा है कि वो लोगों क्या करेंगे अगर ये एनआरसी लाई जाएगी इस सिचुएशन में, तो उसके लिए हमने लिखा है। महिलाओं के प्रॉब्लम्स के लिए लिखा है। अतिस्टिक जो ट्रांसजेंडर है उनके भी प्रॉब्लम, ये तीनों के पास तो डॉक्यूमेंट भी नहीं होते। तो वो सवाल हमने किए सरकार को, और हमारी तरफ से कुछ सुझाव दिया है कि भाई इनको ऐसा सोचना है, तो ये है कि हमारी तरफ से ये ऐसा ऐसा सुझाव है कि भाई इसको करके देख लीजिए, तो कुछ आसानी हो जाएगी उसमें। वैसे एनआरसी लागू करने के पक्ष में आप है ही? देखिए, हमने पहले कह दिया है, 2 पार्ट इस देश के हो चुके रहे एनआरसी के ताल्लुक से। एक सीधा सीधा विरोध कर रहा था और एक सीधा सीधा सपोर्ट कर रहा था। हम दोनों के साथ नहीं हैं। ये हमारे विचार हैं, हमारी खोजबीन है, हमारी मेहनत है, जो सरकार को और देश की जनता को दे रहे हैं। आप जनता फैसला करें, अगर ये उचित है, सरकार फैसला करे ये उचित है, हम इसको मानते हैं कि ये उचित है, लागू करना चाहिए। हमने इसमें डिमांड की है। अगर सरकार को लगता है उसमें कुछ और भी ज़रूरत है, हम उनके साथ बैठ कर के और भी कुछ ज़मीनी सच्चाई दे सकते हैं, जो हमने। हजरत, ये क्या जा रहा है? ये सारे लोग जी, ये बिल्कुल यहीं आप रहिए, आपके सामने डिस्पैच हो रहा है। ये सब हमने बनाया है। जीपीओ यहाँ से आके कलेक्शन कर रहा है हजरत जी। सर, आप चाह रहे हैं कि अगर मॉडिफिकेशन किया जाए तो एनआरसी को लागू करना चाहिए? हमारा मूलभूत अधिकार है, 1947 में एनआरसी लागू हो जाना चाहिए था।
नहीं हुआ। ये हमारे साथ छल कपट किया है। हमारी लीडरशिप ने हमें धोखे में रखा है। ये हमारी बुनियाद है, बुनियादी हक है। ये हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए। और जितनी सरकारें अभी तक आई हुई हैं उन्होंने हमें अंधेरे में रखा है। हमारे देश के हर नागरिक को अंधेरे में रखा है। जी सर, सरकार की ओर से अभी तक तो ड्राफ्ट आया नहीं है। नहीं आया तो हम इस हाँ, तो आपने एक सजेशन दिया है सर। जी हाँ, बिल्कुल। जो भी हाँ, इच्छा है हाँ। वो आप स्वीकार कर सकते जी। हैं। और हमने देश भर के लोगों के साथ बातचीत और पहल करने की भी हमने बात की है। कट ऑफ डेट के बारे में भी हमने कहा है कि देश को पूछिए। हमने कुछ उसमें लिखा नहीं, डेट डाली नहीं कि आप देश के साथ बात करो कट ऑफ डेट के मामले में लेके। और तो ये सब करने का आपके दिल में कैसे आया है? ये हमने जो अपना सामने दर्द सवाल है, बता दिया ना पहले। सवाल जो दिखे हमें सामने कि आसाम में ये हुआ, अगर एमपीआर के पीछे सिर्फ डी लिखने से अगर कोई नागरिक है कि नहीं है साबित करने के लिए जाएगा तो वो भी डाउटफुल है। तो हमारे सामने हम दो चीजें नकार रहे हैं ना, तो हमारे पास भी कुछ तो होना चाहिए कि भाई ये दो भी ना बोल रहे हैं, आप क्या चाहिए आपको। तो हमें ये चाहिए, ये देश के सामने रखिए, देश को अच्छा लगेगा या उसमें कुछ सुधार करने हैं तो सुधार करके इसलिए ना लागू करें। यानी ये हमारा ऑर्डर नहीं है, ये हमारा देश के सामने हमारी तरफ से सुझाव है कि इसके लिए ये पहल करें। आप अलग अलग टाइप के लोगों के साथ पहल करें। अभी ओबीसी का भी एक तबका बाहर आ रहा है हमारे अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेके। वैसे अलग दलितों के भी प्रॉब्लम है, उनको भी हमने इसमें किया। यानी देश के अलग अलग यानी किसान, छोटे मजदूर, फसल काटने वाले, खदान कामगार, ईंट भट्टा कामगार, संविदा सफाई कर्मचारी, जितने भी इस देश के अलग अलग वर्कर रहते हैं, अलग अलग ट्रैवलर रहते हैं, सारे लोगों को हम उसमें लिया। उनकी प्रॉब्लम्स है, उनके पीड़ित जात प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। कहीं बाढ़ कटाव की वजह से गांव के गांव चले जाते हैं, उनके प्रॉब्लम्स है। जैसे कि लड़की एक गांव से दूसरे गांव जाती है, उसका भी प्रॉब्लम्स है। जैसे कि दंगा वगैरह जो मानवीय आपत्ति है उसकी वजह से जो लोग इधर उधर जाते हैं, उनके भी प्रॉब्लम्स है। उनके तो कुछ डॉक्यूमेंट भी नहीं रहते ना, तो उनके लिए भी हमने सरकार से कहा है कि जो गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट्स है वो लोगों के, उनके दादा परदादा के, उनके स्टोर रूम कहा जाता है उसको, तो वो स्टोर रूम के लिए भी जगह दे दो। जिनके पास नहीं है ना उनको जगह दे। अगर वो बोल रहा है कि मैं इंडियन हूँ तो उसको इंडियन है कि नहीं ये साबित करने का पूरा मौका दे। ये हमने कहा है। यानी फॉरेन ट्रिब्यूनल कोर्ट्स में भी वकीलों की इतनी बड़ी बड़ी फीस है, वहाँ देखा हमने। ह्यूमन राइट्स का एक रिपोर्ट भी देखा हमने। बातचीत में हमने देखा कि करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए लोगों ने खर्च किए हैं डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में। तो हमारा ये सोच है कि लोगों को भगा मत। यहाँ से मुंबई से यूपी जाएगा, दिल्ली जाएगा, मेरे सोलापुर में जाएगा आदमी, यहाँ से जाएगा तो उसको लगेगा पहले होना चाहिए, वहाँ भीड़ हो जाएगी। वहाँ तो यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी के मामले में यानी वहाँ सर्कुलर है ब्यूरोक्रेसी, कम ज़्यादा किसी से नहीं लेती। तो वहाँ वो पैसे देगा तो आने जाने के इसके उसके खर्चे। हमने एक वहाँ एग्जाम्पल दिया है आसाम को, किताब में है वो, इसमें नहीं, कि एक बंदा अपना पूरा फैमिली लेके लगभग उसकी फैमिली में 7 लोग हैं, दिल्ली से 4 बार वो यहाँ गया, आसाम गया, और फिर भी वो साबित नहीं कर पाए वो नागरिक। तो वो प्रॉब्लम्स है हमने रखे हैं वो सामने। तो देखिए आपको आपके सामने भी है वो। तो और कुछ सवाल है तो पूछिए, हमें सुझाव भी दीजिए। इसमें सब दर्ज है। तो इसमें आसाम के मामले में सर मेरा सवाल है। हमारे डायरेक्शन में ये है कि आप ये समझो, हमारे डायरेक्शन में ये भी है कि अगर बंदा यहाँ है, जिस जगह पर है वहाँ उसके एनआरसी की रिपोर्टिंग हो रही है, यानी दस्तावेज यानी उसकी लिखी जा रही है, तो अगर वो बंदा रामपुर का है, दिल्ली का है या वहाँ का है, तो उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि वहाँ भी गवर्नमेंट ऑफिस है, डॉक्यूमेंट्स है ना, तो यहाँ से वो बंदा बताएगा कि आप आला फला जगह मेरा डॉक्यूमेंट्स है और मैं वहाँ का हूँ, तो वहाँ चेक किया जाएगा। यहाँ के ऑफिसर वहाँ के ऑफिसर को भेजेंगे और वहाँ चेक किया जाएगा। सर एक चीज़ बताइए, आसाम के अंदर आपके पास कोई ऐसा केस आया जो सरकारी नौकरी में और उसका एनआरसी में नाम नहीं आया और उसकी सरकारी नौकरी चली गई?
है वो कोई तो मेजर्स है वो मेजर का छोड़ के और कोई, जैसे सरकारी नौकरी में हिंदुस्तान में जब एनआरसी होगा, कट ऑफ डेट आएगी उसके अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों के नाम चले जाएंगे, भले से बाद में सीए के अंदर वो अंदर आएंगे, लेकिन जो सरकारी नौकरी कर रहा है तो वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हुआ, तो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है तो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। तो ऐसे आपके पास आसाम में 19 लाख लोगों में कितने एग्जाम्पल है जो सरकारी नौकरी पे और जिनका नाम नहीं आया। हो गया, मगर हमारे सामने यानी आंकड़ा नहीं, देखिए आंकड़ा नहीं है हमारे एक सेकंड, उनके आपके सवाल का जवाब, हमारी फैक्ट फाइंडिंग फरवरी 2017 की है और आप उस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसके बाद हमने फैक्ट फाइंडिंग नहीं की। देखिए एनआरसी के अंदर ऐसा है कि एनआरसी पूरे देश की एनआरसी होगी, जो पार्लियामेंट में और राज्यसभा में जब बिल आएगा, अमेंडमेंट आएगा, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके नाम कट जाएंगे, बहुत से ऐसे जजेस होंगे, बहुत से सरकारी नौकरी में होंगे, तो उनके लिए मतलब आप लोगों ने क्या फाइंडिंग रखा है कि उन लोगों के लिए कैसा किया जाएगा, क्योंकि वो सरकारी नौकरी आज मेरे पास है, कल नहीं रहेगी क्योंकि मैं देश का नागरिक ही नहीं हूँ, फिर सीए के बाद जब मैं देश का नागरिक बनूंगा तब मेरे को सरकारी नौकरी के लिए फिर अप्लाई करना पड़ेगा। हम तो सरकार को इसमें सबका ध्यान रख करके दे रहे हैं जी। तो आपने डीएनए का जिक्र किया है, डीएनए का सुझाव, उसके बारे में बताइए। हाँ, डीएनए अगर किसी के रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है और बोलता है कि ये मेरा भाई है या मैं हूँ, तो डीएनए मैच होता है ना, तो वो भी एक सुझाव रखा है हमने। वो देश क्या चाहता है और सरकार क्या चाहती है उस पर है, मगर ये इशू छेड़ना चाहता है, इससे बहुत तरीके से पार्सिया दबाव के ऊपर आता ना, यानी लोग गुमराह भी थे, अलग अलग यानी डर भी रहे हैं एनआरसी के नाम से। जब हम पहल कर रहे थे तो भी लोग डरे हुए थे कि आप एनआरसी लागू करना चाहते हैं क्या। आपको सर लगता है कि आपका जो सुझाव है, जो आपने रिपोर्ट तैयार की है, इसके ऊपर संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में, या फिर जिनके नाम में आपने अभी ये भेज रहे हैं, तो वो इस बारे में कुछ संज्ञान देंगे, आपको लग रहा है? हम बार बार फॉलोअप लेंगे और उसके साथ साथ देखेंगे अगला हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे, हमारे मूवमेंट के साथ बात करेंगे और बुद्धिजीवी लोगों के साथ भी बात करेंगे, इस पर क्या स्टेप लेना चाहिए, इस पर हम लेंगे स्टेप। हम सांसदों के सामने जाएंगे, हम देश के सामने जाएंगे, ये आगे आने वाले टाइम में होगा। हम भेज रहे हैं 800 लोगों को, लगभग 800 साढ़े 800 लोगों को भेज रहे हैं, तो हो सकता है कोई ना कोई पढ़ेगा इसको। आप लोग भी जब ये पढ़ेंगे ना तो आप लोग खुद समझेंगे कि ये क्या है। मतलब ये हमें, आप देखिए एक बिल्डिंग बनाते हो, आप कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे हो तो उसका एक प्लान बनाया जाता है, एक योजना बनती है, उस पर साइन होते हैं, ठप्पे लगते हैं, तब जाकर के वो चीज़ चालू होती है, तब जाकर के उसका शुरुआत होती है। यहाँ क्या हुआ, आप देखिए देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में। आज़ाद होने के बाद पहला काम क्या था, अगर आप एक मकान खरीदते, एक फ्लैट खरीदते हैं, वो फ्लैट का आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई नहीं रहता। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, मान लीजिए वो फ्लैट को या कोई बिल्डिंग को 200 लोगों ने खरीदा, उसमें सिर्फ 2 लोगों ने अपने नाम से किया कि भाई हम 2 लोगों ने ही उसमें नाम डाला, बाकी 198 लोग जो है वो रह रहे हैं वहाँ पर, लेकिन उनके नाम नहीं है, मगर उन्होंने भी उसमें शेयर किया है, तो वो 198 का नाम क्यों नहीं आना चाहिए। नाश्ता कम तो ये जो चीज है उसको हमें समझने की जरूरत है कि एनआरसी मतलब देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, देश बनता है लोकतंत्र, देश आजादी का मतलब है लोकतंत्र। आपकी जो भी संपत्ति है उसका उपयोग कीजिए, उसका उपयोग करके अपने उन्नति कीजिए, अपने जो भी ऐशो आराम, जो भी आपको साजो सामान चाहिए वो सब उसका इस्तेमाल कीजिए। ये है लोकतंत्र जिसमें किसी दूसरे को, अब लोकतंत्र तब पैदा होगा ना जब वहाँ के नागरिक होंगे। देश आजाद हो गया लेकिन नागरिक है नहीं, नागरिक का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, नागरिक दिखने में करोड़ों दिख रहे हैं लेकिन वो नागरिक लोगों का रजिस्ट्रेशन, खुद हम देश के नागरिक हैं ऐसा कह नहीं सकते। कुछ लोग, चंद लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं आप लोग देश के नागरिक ही नहीं हो। परिणाम क्या, जबकि हर एक व्यक्ति, हम सब जानते हैं, आज हम विदेशों में चले जाएं, वहाँ 2 इंडियन अगर मिलते हैं वो देख लेंगे हाँ हम इंडियन है, कोई उनको सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खाली आपस में बातचीत से समझ जाएंगे कि हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो वो शब्द हमारे पास मौजूद है। आज आपने बिना योजना के एक ऐसे शुरुआत कर दी एनआरसी की, लोगों का अपनी जेबों से, हाँ सरकार ने अभी तक ड्राफ्ट ही नहीं बनाया है, ना दिया। वही तो बोल रहे ना, बिना एनआरसी, बिना योजना के बिल्डिंग अगर आप बनाओगे तो उसका क्या हाल होगा।
वही हालत यहाँ पर हुई है, हम उसी को समझाना चाहते हैं। और सभी चर्चा है अभी तक। चर्चा बोलेंगे तो ये चीज आप लोग खुद डिसाइड कर लेंगे। आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आप खुद कहेंगे ये क्यों नहीं पहले किया, आप लोग खुद कहेंगे। तो हम इसको आप लोगों के द्वारा ही एक तरीके से पहुंचाना चाहते हैं। हाईलाइट में ये चीज है, देखिए आज आप एक चीज को समझिए, हमारे यहाँ पर घाट है, वाराणसी घाट, ऐसे कई घाट है, ऐसे कई जगह चीजें हैं। आज आप वहाँ जाएंगे, आपको आपसे 700 साल पुराने पूर्वजों का इतिहास मिलेगा वहाँ पर, वो सब वहाँ मौजूद है। अभी आप जैसे बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं या कोई भी प्लान, यानी कोई भी आप उद्योग करने, इंडस्ट्री डालने, कुछ भी करने जा रहे हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास क्या संसाधन है उसका इस्तेमाल करेंगे। जो संसाधन होगा वो सब सामने रखेंगे, उसका उपयोग करके पैसा जो भी है, जो भी XYZ, उसका उपयोग करके उस काम को जारी करना शुरू करेंगे। वैसे ही अगर NRC हमें लागू करना है तो हमारे पास क्या क्या संसाधन है वो हमें देखना चाहिए। वो संसाधन सरकार के पास मौजूद है, सिर्फ उस संसाधन को सही ढंग से प्रेजेंट करना है। हर एक जगह एक स्टोरेशन है, स्टोरेशन भी है, सब कुछ है हमारे पास मौजूद, उसको सही ढंग से प्रेजेंटेशन करके लोगों को, आप किसको भगा रहे हो, उनको भगा रहे हो जो कहते हैं जिनके पास सामान नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं। उन्होंने आधार कार्ड बना लिया, आप कहते हो ये आधार कार्ड चोरी से बना है, पैसा देके बना है, पासपोर्ट बना है, पैसा देके बना है। ये चीज़ आप लोग ही बोल रहे हो, सभी लोग बोल रहे हैं ना इस चीज़ को। जबकि हर एक का आप कह रहे हो 72 से पहले का जिसका डाटा है, वो डाटा क्या कहते हैं उसको हम NRC में रजिस्टर करेंगे। हम कह रहे हैं आपके पास तो और भी सभी लोगों का डाटा सरकार के पास है। अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई डाटा है, जैसे मान लीजिए आपका है डाटा 72 के बाद का आपको दिख रहा है, उसके पहले का नहीं दिख रहा, मगर आपको मालूम है कि 72 से पहले का डाटा यहाँ पर मेरा मौजूद है, मेरे पूर्वज यहाँ रहते थे, तो वहाँ पर अगर वो डाटा सामने लाया जाएगा, सरकार के द्वारा रजिस्टर किया जाएगा, रिकॉर्ड पे लाया जाएगा। अभी मान लीजिए आप बॉम्बे में हैं और आप रहते क्या बोलते हैं, अपने आपके पूर्वज रहते थे 50 साल पहले यूपी में कहीं पे, आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपके पास 10 साल पुराना डॉक्यूमेंट्स है। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के पास जो डेटा है वो पहले वो अपना खुद डेटा बिल्कुल, गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट के पास जितना भी डाटा है, चाहे वो आपका खतौनी हो, आपका जितने भी मतलब जो जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा बाहर लानी है। वंशावळीमध्ये ते सर्व येतंयच ना। कौन? नहीं, आज क्या हो रहा है, आज आपको लेकर के NRC की, हाँ। नहीं, NRC की जरूरत क्यों पड़ रही है सरकार को? हाँ। सरकार बोल रही है जो भारत के देश से बाहर से जो लोग आए हैं उसको खोज के उनके देश में भेज रहे हैं। बराबर। अब वो कैसे भेजोगे आप सारे लोगों को रजिस्टर करोगे तभी तो भेजोगे। अब सारे लोग रजिस्टर कैसे होंगे? आपके सिर्फ यानी जो चंद लोग जो आपके भ्रष्टाचार की वजह से इस देश में घुसे हैं, चंद लोग, उनके लिए आप चंद में करोड़ों में आप परसेंटेज में आप जाएंगे, कितने परसेंट बैठेंगे? क्या उसके पीछे आप 99% लोगों को परेशान करेंगे? आज की हालत में जो हमने आसाम में देखा है, कितने लोगों को चलते परेशानी उठानी पड़ी, और अपना डाटा जो थे वो डाटा उनको कलेक्ट करने के लिए अपनी ज़मीन ज़्यादा तक बेचनी पड़ी, अपना सर्विस ख़त्म करनी पड़ी। ऐसे कितने ही आंकड़े आए हमारे सामने। और वो सारी चीज़ें अगर सरकार के पास मौजूद है, सरकार को क्या करना है, सिर्फ उसको रिकॉर्ड पर लाना है। आपके एरिया में, तहसील में, ज़िले में उसका एक रिकॉर्ड सेंटर बनाना है। अभी जैसे मान लीजिए आपका है, आप रहते थे उत्तर प्रदेश में कहीं, आपने बोला मैं उन्नाव में रहता था या मेरे पूर्वज उन्नाव में रहते थे, तो वहाँ पर आपका पूरा डाटा आपके पूर्वजों का मिलेगा। ज़रूरत क्या है, आप बताएंगे इधर के ऑफिसर को कि मेरा ये डाटा है, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। वो ऑफिसर वहाँ पर कांटेक्ट करेगा, क्या क्या चीज़ जो आप बताओगे वहाँ वेरीफाई होएगी, आपका पूरा डाटा यहाँ पे मौजूद हो जाएगा। कौन सा सिटी में है वो यहाँ की कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बताए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी है बिल्कुल वो वही के भाई आपस में कांटेक्ट होकर सब मिलेगा। अभी हाल ही में रिमोट वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इलेक्शन कमीशन लेकर के आया, उसी में सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। कोई माइग्रेंट अगर किसी दूसरी सिटी में गया हुआ है, वो अपनी सिटी में, जिसका अभी इन्होंने एक डेमो देना है इलेक्शन कमीशन में इसी मंथ में, वो अपनी सिटी में जाएगा, वो वहां से वो इस सिटी में अप्लाई करेगा, फिर उसके अपनी सिटी में उसका तफ्तीश की जाएगी और यहाँ पे ही वो अपनी वोटिंग मशीन की वोट दे सकता है। तो ये भी तो एक तरीके का सेम बिल्कुल वही चीज आपके पास मौजूद है, सब कुछ, सिर्फ उसको सही ढंग से प्रेजेंटेशन करना है हमें।
और लोग एनआरसी जाएंगे जरूरी तो है उसमें हमारे लिए। भ्रष्टाचार आएगा, खरीद फरोख्त आएगी, झूठ फ्लोटिंग पॉपुलेशन आपके हिसाब से कितनी है इंडिया में जो माइग्रेंट्स है? माइग्रेंट्स वर्कर वो हमने सुना है यानी पढ़ा है कि 30% वो माइग्रेंट वर्कर्स। 70% के बारे में क्या बोल रहा है आपका? 70% लोगों के बारे में, हाँ उनमें भी प्रॉब्लम, हाँ उनके भी प्रॉब्लम्स है, आदिवासियों के प्रॉब्लम्स है उनके, उन्होंने अभी तक 30% तुम्ही आता म्हणाले हां. की ज्यांचा डाटा उपलब्ध होऊ शकत नाही, मग 70%बद्दल काय म्हणायचं तुम्हाला, असं म्हणायचं? त्यांच्यामध्ये सुद्धा प्रॉब्लेम्स आहे, हे आमचं म्हणणं आहे. आपका ये थोड़ा और हाइलाइट्स क्या है, आपको बताएंगे क्या क्या आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, हाइलाइट्स क्या है आपका? जी आप सबमिशन दे रहे हैं गवर्नमेंट को और बाकी प्रेसिडेंट से लेकर सबको, उसका हाइलाइट्स क्या है? उसमें कुछ ऐसे सजा जो भी कुछ देखिए, हमने आपको 2 पार्ट में बता दिया है। एक तो ये जो आपके हाथ में दे रहे हैं, दूसरा किताब की शक्ल में आ रहा है। सारा कुछ जो हमने खोज किया, हमने जो पाया है, सही पाया गलत पाया जो भी है, ये दस्तावेज की शक्ल में आपके हाथ में दिया है। आपसे हमने गुजारिश की है आप लोग इसको पढ़िएगा। अगर इसमें एक्स्ट्रा कुछ कमी रह गई है, आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर मुझे दीजिए, वो किताब में हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। एक सेकंड, हम आपकी बात हम जो इतना समझ पा रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं। हाईलाइट में बताता हूँ, एक हाईलाइट का तो एनआरसी एनपीआर के पीछे ना लाए, उसका स्वतंत्र मंत्रालय हो, स्वतंत्र आयोग हो, स्वतंत्र यंत्रणा हो, ये हमारा कहना है। उसके साथ साथ एनआरसी पारदर्शी तथा न्यायिक हो, ये बिना भेदभाव के हो, ये भी हम चाहते हैं। उसके साथ साथ ये गवर्नमेंट यानी ये साबित करे कि एनआरसी नागरिकता के ऊपर हमला नहीं है, ये नागरिकता देने की पहल है। ये जो कंफ्यूजन है, जैसे कि कागज़ तो दिखाने पड़ेंगे, एक हैशटैग भी चलता है कभी कभी, मेरे ऊपर भी चलते हैं तो वो चीज़ों का भी हमने इसमें लिया है कि यार कोई किसी को बोल नहीं पाएगा, यानी ये नागरिक दूसरे नागरिक को तुम इंडियन हो कि नहीं हो, उसके पास फैसला करने का कोई अधिकार नहीं। वो चीज़ों को हमने इसमें हाईलाइट किया है। उसके साथ साथ ये हमने एक रेशियो जाहिर करने के लिए कहा है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मांगोगे, पहचान में क्या क्या मांगोगे, और डीएनए में कौन कौन लीगल करोगे। उसके साथ साथ हमने ये भी मांग की है कि इस गवर्नमेंट के पास अभी जो एनआरसी का जो हुआ तो वो इसमें नहीं, मगर हमने किताब में मांग की है कि उसका श्वेत पत्र हो, उसका श्वेत पत्र निकले उसका कि क्या हुआ है वहाँ पूरे देश के सामने हो, उस पर बहस हो, राष्ट्रीय बहस हो उस पर कि वो सच अच्छा हुआ है कि गलत हुआ है। यानी नागरिक होकर भी नागरिकों के ऊपर जो सवाल संसद में अपोजिशन ने उठाने चाहिए वो तो आप उठा रहे हैं, अब क्या आपकी करें? जगह तो उधर है। आप बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो पूछना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट पूछना चाहिए, आपके हिसाब से क्या क्या डॉक्यूमेंट पूछना चाहिए? अनंत है, उसकी यानी कोई सीमा ही नहीं है। दस्तावेज की शक्ल आपने जिन लोगों से बात किया जो इजीली दे सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपके हिसाब से होना चाहिए? ये पूरा हमने इसमें अनंत रेंट डॉक्यूमेंट लिखे हैं। रेंट स्लिप है, उसमें घर के दस्तावेज है, खुद के दस्तावेज है, स्कूल के सर्टिफिकेट्स है, अपने बाप दादा के दस्तावेज है, अनलिमिटेड डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ करता है, सरकारी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको मान्य करना चाहिए। ये अभी एकदम से आपको इसके बारे में क्यों ऐसा लगा? 2017 से चल रहा है, अभी नहीं लगा है। 2017 की तैयारी है, प्लानिंग है, सोच है, वो आपके सामने हाँ है। जी, मेरे पास में मुझे सवाल है, बोलिए। ये जो एनआरसी का जो विषय उठा था, हाँ। ये काफी समय से उसके बारे में बात नहीं हो रही है, एकदम से आपने रिस्पॉन्स पूछी होगी। एकदम से नहीं सर, हमने लोगों से बात की, हमने स्टडी किया। एज ए राइटर मैं ऑन द स्पॉट नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मुझे आपसे सवालों के जवाब देने और लोगों के भी सवालों के जवाब है। मेरे मूवमेंट के भी, इंडियन सेकुलर मुस्लिम यूथ मूवमेंट नाम का एक मूवमेंट चला था, उसका फाउंडर। कि टाइमिंग ऐसा है कि आने जल्दी लोकसभा के इलेक्शंस भी देखने को मिलेंगे
और काफी चीजें जो है चल रही है, तो इसलिए मेहरबानी करके इससे एक हमारा कोई- मेहरबानी करके पॉलिटिकल सवाल ना करें। जी। उससे कुछ लेना देना नहीं है। इलेक्शन को टाइम है अभी, तो ये आपने कितने लोगों से फीडबैक लिया है ये बनाने के लिए? लाखों हाँ लिए हजारों लोगों से तो लाखों लोगों का। लाखों सर ये भी एक्झाम्पल आहे थोडं. आपली यंत्रणा कशी होती हे सगळं करण्याकरता की किती लोकांची नेमणूक करण्यात आली होती आणि तो डाटा सेंट्रलाइज कुठे केला गेला आणि त्याच्यानंतर मग तो तुमच्यापर्यंत आला? नाही म्हणजे आता महाराष्ट्र राज्य आहे, जी. महाराष्ट्र राज्यामध्ये जवळजवळ 34 ते 36 जिल्हे आहेत. मग ह्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कोणतरी एक तुम्ही नेमला असाल. जी हा मी सांगतो मी स्वतः चळवळीमधून आलेलो आहे. मी भटक्या विमुक्तांच्या चळवळींमध्ये पण काम केलेलं आहे. मी मराठा चळवळींमध्ये पण मी काम केलेलं बघितले चळवळीजवळ मी आणि चळवळीमधूनच मी इथपर्यंत आलेलो आहे. तुम्हाला वेगवेगळ्या लोकांचं मला प्रश्न माहीत आहे. पहिली गोष्ट मला माहीत आहे की जे भटकी विमुक्त आहेत त्यांचे प्रश्न काय आहेत ते काय देऊ शकतात. मला माहित आहे की नास्तिक लोकांचे प्रश्न काय ते काय देऊ शकतात. ट्रान्सजेंडर लोकांबद्दल पण केलेलं आहे. मी एक चळवळीचा कार्यकर्ता या नात्यानं मी काम केलेलं आहे वेगवेगळ्या लोकांमध्ये. तर ह्या लोकांचे प्रश्न मला माहिती काय फिरल्यानंतर पण काय प्रश्नांची माहिती मिळाली. एवढं म्हणजे संविधा सफाई लोकांबरोबर पण आम्ही चर्चा केली. परत नंतर जे छोटे शेतकरी आहेत, मी पण एक शेतकरीच आहे, त्याच्यामुळे छोट्या शेतकरी मोठ्या शेतकऱ्यांचे प्रॉब्लेम्स आहेत. या देशामधले जवळजवळ 35% जे उद्योग आहेत 140 कोटीच्या घरामध्ये देशाची लोकसंख्या आहे. अशापैकी किती कोटी लोकांशी आपला संवाद आला, त्याच्यासाठी किती मनुष्यबळ लागला? नाही कोटींमध्ये आम्ही संवाद केलाय. म्हणजे सोशल मीडियावरून पण आम्ही आवाहन केलं होतं. आम्ही स्वतः फिरलोय. पण कोटींमध्ये त्या स्ट्रक्चरनं आम्ही गेलेलोच नाही. आम्ही विचार केला की तसं जावं म्हटलं तर मग खूप अजून पण 10 वर्ष गेले असते. पण आम्ही केले कॅटेगराईज केले. शेतकऱ्यांचे प्रश्न काय, हे विमुक्त यांचे प्रश्न काय, हे ट्रान्सजेंडर आहे त्यांचे प्रश्न काय, हे आदिवासी आहेत त्यांचे प्रश्न काय. एक आपला स्वतःचा अनुभव काय काय प्रश्न विचारले गेले काय म्हणजे ट्रॅव्हलिंग पण झालं तेव्हा. म्हणजे तुमचं स्वानुभवावरती आलं की लोकांना पण विचार टीम नेमली तुमच्याकडून अशी? हा टीम होती ना आमचे. गायकवाड सर होते, सोनिका क्रांतीवीर, इक्बाल लोखंडवाला येऊ शकले नाहीत. परत एक शर्मा सर आहेत, इस्माईल वाटलीवाला सरांची टीम आहे, त्यांची आसामची टीम आहे, त्यांची दिल्लीची टीम आहे, माझे काही कार्यकर्ते आहेत म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी देशाच्या. तर त्यांच्याबरोबर आम्ही चर्चा केली. त्यावेळेस हे जाणून आलं. तर हे जाणून आलं की हे प्रश्न आहेत आणि हे प्रश्न जवळजवळ माझं मत आहे की 99% कुणी नाकारू शकणार नाही. कारण मी जवळजवळ 15 वर्ष एक साहित्यिक म्हणून वावरतो, एक कार्यकर्ता म्हणून वावरतो. त्यावेळेस हे जाणीव आहेत समोरच्या. आम्ही ज्यावेळेस शाहीनबागच्या धर्तीवर वेगवेगळ्या भागावर उभा राहिलो त्यावेळेस पण ही जाणीव होती. पण ह्याचं स्ट्रक्चरच्या बाबतीमध्ये माहिती नव्हतं. आणि ज्यावेळेस मी वेगवेगळे स्ट्रक्चर पहिले बघितले आणि त्यानंतर आपण काय बनवायला पाहिजे याच्यावर बनवलेलं आहे. आणि काय अनुभव, काय स्वानुभव, काय लोकांचे अनुभव. आम्ही दिल्लीमध्ये भारतामध्ये स्थलांतरित झालेलं आहे. रोहिंग्या, नंतर हे जे आहेत तिबेटचे लोक, असे काही लोक आहेत जे बाहेरून आलेले आहेत. तर त्यांना नागरिकता द्या म्हणून आम्ही काय बोलत नाही. कारण जो तो ज्याचा त्याचा देश आहे. हे रोहिंग्या इथं येऊन काय त्यांना बसवून काय करणार आहे तुम्ही? आमचं मत आहे की त्या देशावर दबाव टाका किंवा तुम्ही एक साधा काहीतरी करार करा आणि या लोकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घ्या आणि यांना तिथून येऊन बसवा. कारण त्यांच्या भाषेचा, त्यांच्यावर पडणाऱ्या अनेक आरोपांचा हजारो आरोप ते शेकडो वर्ष ते नाकारू शकणार नाही. जसे विनाकारण आम्ही काही आरोप नाकारू शकत नाही तसे ते नाकारू शकणार नाही. त्यांना त्यांच्या देशामध्ये पाठवा, पण त्यांच्या सेफ्टीची जबाबदारी एक भारत मोठा भाऊ म्हणून त्यांची जबाबदारी घ्यावी असं आमचं मत आहे. फर्स्ट 5 थिंग्स गवर्नमेंट शुड डू. पहली 5 चीजें क्या है जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए आपके ड्राफ्ट के हिसाब से एनआरसी इंप्लीमेंट करने के लिए? हाँ नहीं, सब करनी चाहिए. पहली 5 चीजें बिल्कुल नहीं, 5 नहीं. क्या है, कितनी चीजें आप बताइए. ये हमने लिख कर दिया है जनाब. लिख के आपको बताने आना चाहिए. आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आपका इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं. नहीं मैं बताता हूँ. आपको 5 पॉइंट चाहिए क्या? मैं 5 पॉइंट बताता हूँ. हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पहल करे और देश के लोगों को विश्वास दे गवर्नमेंट की
हम आपकी गवर्नमेंट है और हम आपकी नागरिकता के लिए पहल कर रहे हैं, ना उसको दुश्मन लगे, लोगों में या डिवाइडेशन ना हो। दूसरी बात, जो उठपटांग बयान देते हैं या कुछ तो रूल होने चाहिए कि उन्होंने ऐसे कोई बयान देने नहीं चाहिए, उसके बारे में भी हमारी राय है। तीसरी बात यह है कि नागरिकता देते वक्त गवर्नमेंट के ऊपर ये जो जस्टिस सिस्टम है हमारा, की कमिटी हो कि ये गवर्नमेंट का जो अधिकार है, एनआरसी अधिकारी है, वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं, ये बराबर रिपोर्ट जाए, ये हमारी कोशिश है। यानी अजूनपर्यंत सरकारने त्याचा मसुदाच नाही दिलेला आहे NRC चा. हाँ बरोबर है, मग तो त्याची काय मागणी आहे तुमची? हाँ ये याच्यावर किती काळ चर्चा द्यायला हवं असं तुम्हाला वाटतं? याच्यावर चर्चा केली जावी, आम्ही डायरेक्ट पोचणार नाही, कारण ते ऍक्सेप्टेबल नाही आहे. समजा हे तुम्ही आता दिले, हां. हे सरकारने ऍक्सेप्ट नाहीच केलं सर, धरून चालत, हां. ते त्यांचं ठरवणार आहे. जी त्यांनी सांगितलं ना, हा सूर्य तो सूर्यच. बरोबर. मग त्याच्यावरती सोल्युशन काय दुसरं तुमच्या? आम्ही आमच्या मागण्या घेऊन नंतर मीन्स आमच्या वो टीम अभी बरोबर अभी चर्चा देखेंगे करून ना काहीतरी सनी निर्णय जी, घेऊ. आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलिए। सर आपको तो पता होगा 1970 में पॉलिटिकल पार्टी के नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ, लाखों बांग्लादेशी को यहाँ पर शरण दिया था, ये तो आपको पता ही है। हाँ 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 जी. तो उनका क्या करने वाले, वो तो यहीं पर है, उनका डॉक्यूमेंट बन गया। दूसरा सवाल है, जैसे भाई ने बताया था कि भ्रष्टाचार के माध्यम से आपको आधार कार्ड मिलते हैं, पासपोर्ट मिलते हैं, सब, तो एनआरसी में रजिस्टर करने में, भ्रष्टाचार पे करने में क्या प्रॉब्लम है? वो भी हो सकता है, हो सकता है। नहीं, उसको रोकने के लिए हमने कोशिश की है ना, वो बंदा यहाँ से कहीं जाएगा तो भ्रष्टाचार होगा, वहाँ जगह पर उसको वो चीजें मिलेगी तो भ्रष्टाचार काफी हद तक खत्म हो जाएगा, यानी पूरा नहीं मगर एक 70% तो उसमें सर, आज आधार कार्ड आहे, हां. आपला थंब जर पुढे आपण केलं तर आपली सगळी डिटेल्स येतील. बरोबर, हां. बरोबर ना? अशी तर मिळणारच ना सर. असं पण आपण सरकारच्या कस्टडीतच आहोत ना. और सर दूसरी बात, आज तक हमारे पास तो कोई डेटा नहीं है कि कोई कितने इलीगल माइग्रेंट्स या इलीगल लोगों के यहाँ से डिपोर्ट किया, कोई डेटा नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास ये भी डेटा नहीं है जो ये मुसीबत जो झेल रहा है उसकी परसेंटेज क्या है, एक परसेंटेज तो होगा ना आपके पास, एक अंदाज तो होना चाहिए आपके पास। नहीं, मुख्य चीज हमारे सामने क्या आई कि एनआरसी करने में आसाम में जो तकलीफें आई, और आप सिंपल सा है, आपको अगर कोई प्लानिंग करना था, कुछ भी योजना कुछ कर रहे हो तो उसकी प्लानिंग होती है, उसके ड्रॉप तैयार होते हैं। क्या यहाँ पर ड्रॉप तैयार हुए हैं? यहाँ पर क्या चीज़ें हुई? आपने देखिए 1956 में हुआ था, 55 तक जो भी उस टाइम तक, यानी 5 साल तक जो रहेगा, 5 साल पुराना, वो उस व्यक्ति एनआरसी में रजिस्टर्ड होगा। ये चीज़ थी, आज चेंज कर दी गई। हमें वो चेंजिंग हुई है, जो भी चीज़ हुई है, पहले आपका प्लान तो होना चाहिए ना, आपका ड्रॉपिंग, आपके पास जो मौजूद था संसाधन वो तो आपने लाए नहीं ना सामने। कहाँ हो? 3:30 है ना, 4 बजे तक। हाँ, बाकी देश में ऐसे कितने हो रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा ऐसे कुछ हो रहा है। पूरे देश में करना है ना। देखिए, एनआरसी हमारा हक है। और दूसरी बात ये भी है एक सर सेकंड, कि मैं सर का जवाब दे दूं। सर, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे देशवासियों के लिए बैठे हैं, उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए। जो विदेशी ताकतें, विदेशी लोग जो यहाँ पर घुसपैठिए हैं, उनके सपोर्ट के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। ये साफ शब्दों में सुन लीजिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो जिनकी सरकार रही है या जो अपोजिशन में रही है, मेरा इल्ज़ाम है कि उन्होंने हमारे साथ छल किया है, हमारे साथ धोखा किया है। आप हल्ला सिर्फ मचाते हो। मान लीजिए मैं यहाँ से कह दूँ, ये जो लेफ्ट साइड में बैठे हैं ये सारे विदेशी हैं, मेरे पास क्या सबूत है कि जो राइट में मेरे साथ बैठे हैं वो सारे देशी हैं? बिल्कुल नहीं है। हम क्लियर करना चाहते हैं, इनका क्लियर कर दीजिए, ये अपने आप क्लियर हो जाएंगे। हम साफ काम में चल रहे हैं, आप लोगों की मदद की ज़रूरत है जी। और तो किसी के सवाल है कुछ? अरे भाई, गायकवाड़ साहब वहाँ गए थे, असम गए थे, उनका आना चाहिए ना बाइट। हाँ, वो कंक्लूड होने के बाद बाइट। अच्छा ठीक है, बहरहाल मैडम कुछ बाइट दे देंगे। प्रश्न आलाय, रेल्वेमध्ये ती आमची जागा आहे, हाँ हाँ कागदपत्र दाखवा. तिकडची लोक सांगतात की मागच्या कित्येक वर्षापासून आम्ही इथे राहतोय, 10, 20, 25, 40 वर्षापासून सांगतोय. रेल्वे सांगते की आमची जागा खाली करा. ते प्रकरण कोर्टामध्ये गेलं, कोर्टाने सांगितलं की 7 दिवसामध्ये तुम्ही 40-50 हजार लोकांना काढू शकत नाही. आता ते राज्य सरकार, प्रशासन
त्यांचं सगळं कागदपत्र तपासणार, त्याच्यानंतर मग जे आहे त्यांचं रिहॅबिलिटेशन करणार, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. इसके लिए तो सिंपल सा हमारा है, जिसके पास ताकत है। ते म्हणतात की रेल्वेची जागा आम्ही सोडणार नाही. ये इशू नहीं है हमारा। देखिए इसमें बोलना हमें उतना नहीं चाहिए, लेकिन इसका सिंपल सा है। नहीं, वो हमारा इशू नहीं है अभी। नहीं, वो मामला अदालत में चल रहा है। हम एनआरसी के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। अदालत का मामला है, वो जाने, लोग जाने जी। तो हो गया। अभी गायकवाड़ साहब, आपने जो मंजर देखा आसाम का, मैं चाहूँगा आप गवाही दे दें यहाँ पर। जी सरकार, जरा 1 मिनट। ये दिलीप गायकवाड़ साहब हैं और मैं परिचय तो दे दिया हूँ। ये हमारे साथ आसाम 2017 फरवरी मार्च में हम लोग आसाम की गलियों में, गांवों में घूम रहे थे। जो दिक्कतों से हम लोगों ने सामना किया, ये चश्मदीद गवाह हैं उसके। मैं समझता हूँ जो आपने वहाँ देखा, 2 शब्द आप बयान कर दें। हिंदी मराठी दोनों, हिंदी मराठी दोनों। धन्यवाद। बड़ी संख्या में पत्रकार लोग भी आए, बहुत अच्छा लगा। 2017 में असम में जो हुआ था वो एक मानवता पर कलंक था। ये वहाँ मैं जो गया देखा, उस पर मैं बता रहा हूँ। सितंबर के महीने में असम में जो कोकण में बारिश होती है उससे 3 गुना बारिश रहती है। ऐसी बारिश में बुलडोजर जेसीबी लगा के कई मुस्लिम गांव तबाह कर दिए। उनमें से मुझे एक अभी भी याद है, खारूपिटिया नाम का गांव। तो वहां जब हमने देखा, हम सुन्न हो गए। मतलब मानवता के खिलाफ एक बर्बरता थी। एनआरसी के तो सर्टिफिकेट्स उनको 1951 से दिए गए, बांटे गए हैं। फिर भी उनके घर क्यों तोड़े? तो जो अभी इस्माइल बाटलीवाला साहब ने जवाब दिया कि गवर्नमेंट के पास ही इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। गवर्नमेंट के पास का अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो डिटेंशन कैंप किस लिए बनाए और लोगों को उधर कैसे आप रख सकते हो? बात यह है, आपने साहब बिल्कुल एक अच्छा सवाल पूछा। जो बांग्लादेश से नागरिक आए थे और वहाँ बसे हैं, उनका क्या? बात यह है, भारत और पाकिस्तान 2 शत्रु राष्ट्र बन गए थे और सरकार ने पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये हमारे देश के हित की बात सरकार ने की। उसके लिए बांग्लादेश से जो मुक्ति वाहिनी के सैनिक थे उनको वहां असम में लाया गया, जंगलों में बसाया गया, वहां लड़ाई की ट्रेनिंग दे दी गई और बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिल गई। उसके बाद हुआ ये, जो लोग वहां बांग्लादेश से असम आए थे, दरअसल असम की लोक संख्या आबादी बहुत कम है और एरिया बड़ा ज्यादा है। दूसरी बात, ब्रह्मपुत्र के किनारे उन्हें बसाया गया क्योंकि पानी की दिक्कत नहीं है। एक अनाज और पानी 2 चीजें हो गई तो क्रांतिकारी कहीं भी रहता है। तो जो लोग वहां बसे वो बोले अभी हमें यहाँ से जाने का नहीं है।
फिर सरकार के सामने सवाल खड़ा हो गया कि अब इनका करे क्या। तो मानवता के तहत उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, हमारे देश में तो आबादी 70 करोड़ है, जो लोग आए हैं वो कितने हैं, 5-10 लाख है, ठीक है रहने दो। उसके बाद हुआ ये कि ब्रह्मपुत्र नदी ने, उसकी एक खासियत है, हर साल वो अपना पात्र बदलती है और गांव के गांव तबाह हो जाते। उन लोगों के लिए ये नया नहीं है। तो उसमें बहुत से जो आपके जिसे कानूनन चीजें है वो नष्ट हो जाती है, आपका परिचय खत्म हो जाता है करीब करीब। तो इन लोगों को अभी आप घर का कागजात, जमीन का कागजात कैसा मांगोगे, नहीं मांग सकते। जो 1971 के पहले लाके बिठाया गया, उनको आप 1950 या 51 के पहले से कागज कैसे मांग सकते हो, नहीं मांग सकते हो। दूसरी बात ये हो गई कि जैसे ही इन लोगों को वहाँ बसाया गया, जो बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के लोग उधर आए थे, उनको बसाया गया। उसको उधर बसाने के बाद और भी लोग, उनके जो रिश्तेदार है वो उधर आ गए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स वहाँ बढ़ते चले गए। और ये जो 2017 में घटना घटी, तो सीधा मैंने पता है मानवता पर कलम था। और उसने इतनी हद की कि अपने राष्ट्रपति के कुटुंब को भी एक नोटिस मिली है, ऐसा मुझे सुनने में मिला। तो सरकार ईमानदार हो, लोग ईमानदार हो। और इस्माइल बाटलीवाला साहब ने अभी जो ये काम किया है, वो इस ईमानदारी को मजबूत करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रख रहा हूँ। इसमें और एक मैं आपको बात बताता हूँ, जो भटके विमुक्त लोग हैं, जो बंजारा लोग, लमान लोग वगैरह, नदी वाले लोग, ऐसे गांव-गांव भटकते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता है। उनको आप एनआरसी कैसे देने वाले हो? जो घाटी में दूर दराज में रहते हैं, अभी भी उनके पास कोई कागज नहीं है। असम में जो 19 लाख लोगों को उन्होंने सस्पेक्टेड बता दिया, उसमें बांग्लादेशी बहुत थोड़े हैं और इंडियन ही ज्यादा है। उनका क्या करोगे? बहुत सी बातें हैं। तो अभी आपका समय ही खत्म हो रहा है, तो मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया। दरअसल ये चीजें आपने इनको पूछनी चाहिए थी, आपसे नहीं आई, ठीक है। मगर आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो बेसिक बातें हैं कि एनआरसी के लिए मांगा क्या, तो मेरे नाना के बर्थ डेट का सर्टिफिकेट कहाँ, मेरा खुद का बर्थ डेट 3 है, मेरे मामा ने उधर लिखा हुआ था, मेरे गुरुजी ने लिखा हुआ, और आपके दफ्तर की नोट सरकार ने जो लिखा है। तो ऐसी चीजें हैं, इसीलिए इस्माइल बाटलीवाला साहब जो जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। इस देश में किसी ने तो करना चाहिए था। आपको सलाम, धन्यवाद। मैं महाराष्ट्र सरकार को आपके जरिए संदेश देना चाहता हूं कि जो पिछली सरकार थी, यहाँ पर डिस्टेंशन सेंटर का प्रावधान कर लिया था मुंबई के आसपास,
मैं गुजारिश करूंगा कि फिर से ये जो सरकार आई है उसमें ध्यान देना चाहिए। ये फूले की सरजमीन है, अंबेडकर की सरजमीन है, साहू महाराज की सरजमीन है, तुकाराम जी की सरजमीन है, अहिल्याताई की सरजमीन है। यहाँ डिटेंशन सेंटर अच्छा नहीं लगेगा, ये मेरा सुझाव है सरकार को। जी, आप सभी एनआरसी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने राज्यसभा के, लोकसभा के सारे मेंबर, सारे मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जो जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भेजने के लिए यहाँ हमने रखा हुआ है। तो यहाँ से ये डिस्पैच होगा, तो आपको देखना है तो देख लीजिए। चलो हम जी।